पॉजिट्रोनियम होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज और मास 0। मास 0 मतलब मास 0 कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि प्रोटॉन के कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1837 टाइम्स। तो इलेक्ट्रॉन का मास कंट्रीब्यूट तो करता नहीं है एटम के मास में, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, बीटा पार्टिकल से कंपेयर करो। बीटा पार्टिकल क्या है? -1 चार्ज और मास 0। बीटा से कंपेयर करो, ठीक है। बीटा इज -1 चार्ज और 0 मास। तो जो पॉजिट्रोनियम होता है, ठीक है, जो पॉजिट्रोनियम होता है उस पे रिप्रेजेंट कर लो, पी से रिप्रेजेंट कर लो। उसका मास 0 बट चार्ज +1, मतलब जस्ट अपोजिट टू बीटा पार्टिकल। क्लियर? हाँ, मॉड्यूल वाले आज बता दूंगी, कल असाइनमेंट दे दी थी ना, इसलिए मॉड्यूल वाले क्वेश्चन नहीं बताए थे, और एनसीईआरटी से भी बता दूंगी आज। आइसोएस्टर मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है बच्चों। आइसोएस्टर आर दोज molecules, atoms, या you can say species which have same number of electrons as well as same number of atoms। ठीक है, एटम्स भी सेम हो उन स्पीशीज के अंदर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। जैसे ये कार्बन, कितना इलेक्ट्रॉन? 6 और 8 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7 और ये 8 और +1 मतलब एक -1 करो, कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बराबर और स्पीशीज में नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर, 2 2। तो दीज आर आइसोएस्टर। आइसोएस्टर मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर, नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर जिन स्पीशीज में, दोज आर नोन एज आइसोएस्टर। पॉजिट्रॉन हो गया बीटा पार्टिकल का जस्ट अपोजिट, चार्ज +1, 0 मास। बीटा पार्टिकल होता है -1 चार्ज और मास 0। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करो, आगे देखो जरा। नेक्स्ट, पहले तो क्वेश्चन लिखो जरा, राइट अ क्वेश्चन। A certain dye absorbs a certain dye absorbs light of wavelength 4500 angstrom and then fluoresces light of wavelength 5000 angstrom. Assuming that under certain conditions 50% of the absorbed radiations is re-emitted. Then find the ratio of number of photons absorbed, number of photons
then find the ratio of number of photons absorbed to the number of photons emitted. करो, चलो सॉल्व करो। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन आ रहा है समझ? आगे आंसर 9:5 आ रहा है। चेष्टा कह रही है न्यूट्रिनो क्या होता है बेटा? न्यूट्रिनो का चार्ज भी 0, मास भी 0, ऐसा पार्टिकल होता है वो, चार्ज 0 मास 0। ये कर लिया बच्चों? 9:5, 5:9। कोई कह रहा है 9:5, कोई कह रहा है 5:9। अब देखो यही किसी एक का तो फिर आंसर गलत है ना। पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड टू द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड। करें स्टार्ट, सॉल्व करें। डन, सबने कर लिया ट्राई। अब देखो इधर एक डाई है, ठीक है, एक डाई, उसने एब्जॉर्ब की कुछ लाइट, एब्जॉर्ब करी। कितनी एब्जॉर्ब की? वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और फिर उसने फ्लोरेसिस कर दी, मतलब एमिट कर दी, ठीक है। एमिट की कितनी वेवलेंथ वाली? 5000 एंगस्ट्रॉम वाली रेडिएशंस उसने एमिट की। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? एक डाई है, उसने एब्जॉर्ब की रेडिएशंस कितनी? 4500 एंगस्ट्रॉम की, और फिर उसने फ्लोरेसिस कर दी, मतलब री एमिट कर दी, एमिट कर दी 5000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशंस, ठीक है। तो उसने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की बच्चों? एनर्जी तुम लोगों को कल बताया, E=hc/λ, ठीक है। और ऑब्वियसली एमिट भी कितनी की होगी? E=hc/λ, लेकिन ये तो एक फोटोन के लिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स ऑब्वियसली एक से ज्यादा है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? E=nhc/λ और E=nhc/λ। बट यहाँ n क्या है? एब्जॉर्ब्ड, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ठीक है। तो कितनी एब्जॉर्ब की उसने? E= नंबर ऑफ फोटोन्स जितने भी उसने एब्जॉर्ब किए, hc/λ, ये E एब्जॉर्ब्ड है। और उसने कितनी फ्लोरेसिस की या एमिट की? नंबर ऑफ फोटोन्स जितने भी उसने एमिट किए इनटू hc/λ। ये लैम्डा एब्जॉर्ब्ड और ये लैम्डा एमिटेड। H और C तो दोनों के लिए सेम ही है। बताओ क्लियर है इतनी बात? एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी की? नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड hc/λ एब्जॉर्ब्ड। एमिट कितनी की? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड hc/λ एमिटेड। क्लियर है? अब आगे देखो, assuming that under certain conditions 50% of the absorbed radiation is re-emitted। जो absorbed radiation है सिर्फ उसका 50% ही emit हो पाई है, ठीक है। तो कितनी emit हुई है बच्चों? कितनी emit हुई है? 50% ऑफ absorbed का, ठीक है। तो emit है नंबर ऑफ photons emitted into hc/λ emitted, और ये 50/100 कितना? नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड, और ये hc/λ एब्जॉर्ब्ड। तो ये एमिट कितना है? लैम्डा एमिट 5000 एंगस्ट्रॉम। यूनिट दोनों साइड सेम है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देन नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड अपॉन 4500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट ही है, तो निकाल लो नंबर ऑफ फोटोन्स
absorbed to the number of photons emitted, number of photons absorbed upon number of photons emitted हो जाएगा 4500 upon 5000, कितना आ रहा है बच्चों? 5:9। अभी भी कुछ बच्चे 9:5 कह रहे हैं, कुछ 5:9, अभी भी ठीक आंसर। जो एक्चुअल आंसर है उस पे नहीं पहुंचे, मतलब आंसर मिसमैच कर रहे हैं अभी भी। photons absorbed upon photons emitted is equals to 4500 upon 5000। इसे सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों? 50 अपॉन, ये रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, नोट कर चुके हो। यही है ना? अच्छा 100 तो ऊपर गया ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ रहा है 4500 into 100 upon 50 into 5000। क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ? ठीक है, 5 9 9:5, 9:5। तो 5:9 किसका आ रहा था वो जरा चेक कर लेना भाई, ठीक है। 9:5 इज द आंसर। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताई थी ये बात कि जब रेशो पूछा जाता है तो दिस इज टू दिस, मतलब किसका किसके साथ रेशो पूछा है, कौन ऊपर है और कौन डिनोमिनेटर में, इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं सोचोगे तुम कि 9:5 5:9 एक ही बात तो है, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसे केसेस में तुम्हें दोनों मिलने वाले हैं, 9:5 भी मिलेगा ऑप्शन में, 5:9 भी मिलेगा, ठीक है। और जो दोनों बातों को सेम ही समझते हैं वो गलत करके आएंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड इज टू एमिटेड पूछा है तो 9:5 आएगा आंसर, एमिटेड इज टू एब्जॉर्ब्ड पूछा होता है उसने तो 5:9 करते। क्लियर हो गया? चलो अब हटा दो ये, सबने नोट कर लिया? ओके। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डिस्कस की और फिर हमने डिस्कस किया कि भाई देयर वर सर्टेन फेनोमेना व्हिच वर नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, की जो रेडिएशंस हैं वो वेव की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं, इसके बेसिस पे कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे, इसीलिए फिर वो प्लैंक ने एक्सप्लेन की थी थ्योरी, इसीलिए फिर प्लैंक ने थ्योरी दी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो अभी हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हो गया? डन? ये लिख लिया? तुषार हो गया? ओके। देखो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो सबसे पहली बात कि ब्लैक बॉडी क्या है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? जो ब्लैक हो, है ना, ऐसे नीग्रोज हो गए ब्लैक बॉडी, है ना। हम ब्लैक कपड़े पहन ले तो उस दिन हम हो गए ब्लैक बॉडी। रुद्र कह रहा है अफ्रीकन आर ब्लैक बॉडीज। ब्लैक बॉडी का मतलब
ब्लैक कलर की बॉडी से नहीं है, ठीक है। ब्लैक बॉडी मीन्स अ परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर, अ परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर। इसका मतलब क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट which can absorb, which can absorb or emit radiations of all frequencies और wavelength, कुछ भी बोल सकते हो, radiations of all frequencies। ऐसा ऑब्जेक्ट जो सभी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता हो, कर सकता हो, और सभी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट भी कर सकता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। और ऐसी बॉडी से, ऐसे ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उन्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं। बट ऐसा कोई परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर नहीं होता है। आ रही है बात समझ में? There is no perfect emitter absorber, मतलब परफेक्टली कोई ब्लैक बॉडी नहीं होती है। कार्बन ब्लैक नियरली बिहेव एज ब्लैक बॉडी, मतलब वो उसका एक एग्जांपल हो सकता है, लेकिन परफेक्ट एमिटर एब्जॉर्बर नहीं है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन नियरली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। कार्बन ब्लैक नियरली बिहेव एज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं? The radiations emitted by black body are known as black body radiations. Now, what is black body? A perfect emitter absorber, or you can say an object which can absorb or emit radiations of all frequencies, but it is not possible. अभी तुम आगे आगे जैसे समझोगे बोहर एटॉमिक मॉडल, और मैंने कल तुम्हें थोड़ा सा बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर हाई एनर्जी लेवल में गया, फिर वो लोअर एनर्जी लेवल में जब आ रहा है तब वो फोटोन्स या एनर्जी एमिट करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करता है, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में गए, फिर वो जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो वो लाइट एमिट करते हुए आते हैं, मतलब फोटोन्स एमिट करते हुए आते हैं, ठीक है। तो वो ही होती है एमिटेड रेडिएशंस। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऐसे पॉसिबल हो कि हर एक फ्रीक्वेंसी के लायक पॉसिबल है ना, हर एक फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग ट्रांजिशन हो रहा हो। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जहां तक अभी तक तुमने थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है तो तुम लोग जानते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज फर्स्ट में है और उसने थर्ड में जाना है, तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए होगी? थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही उसे फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी बॉडी में, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो पर्टिकुलरली ट्रांजिशन लेवल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, तो वो इस टाइप के हों या इतने हों या ऐसे हों कि हर एक फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग ट्रांजिशन हो सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई नहीं होता परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जब आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन को हीट करते हैं तो तुम लोगों ने देखा भी होगा, चाहे मूवीज में देखा हो या एक्चुअल में देखा हो, हीट करते करते आयरन रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, बिल्कुल गुस्से से जैसे तुम लोग हो जाते हैं ना। होते हो क्या तुम लोग गुस्से से लाल? तमिश कह रहा है हाँ, तमिश हो जाता है गुस्से से लाल। रुद्र कह रहा है आप। अच्छा, मैं गुस्से से लाल हो जाती हूँ? मैंने किया है क्या गुस्सा तुम लोगों पे? हम्म, तुम लोगों पे नहीं किया ना कभी गुस्सा? हो जाती हूँ मैं गुस्से से लाल, बट तुम लोगों पे गुस्सा नहीं किया मैंने। तो आयरन को जब हीट करते हैं तो आयरन हीट करते करते ऐसे नहीं हीट करना शुरू किया और एकदम
रेड हो गया, ठीक है। अच्छे बच्चों पे गुस्सा नहीं करती मैं, तो अब तुम लोग समझ लो, तुम लोगों पे मैंने गुस्सा नहीं किया अभी तक, इसका मतलब तुम लोग अच्छे बच्चे हो, है ना। तो देखो आयरन को जब हम हीट करते चले जाते हैं, हीट करते चले जाते हैं, देन इट बिकम्स रेड। लेकिन अगर उसके आगे भी किसी ने देखा हो, देखा नहीं है तो पढ़ा होगा बस, ठीक है, और फर्दर हीट करते चले जाते हैं, देन इट बिकम्स येलो, और फिर कुछ टाइम के लिए बीच में व्हाइट भी हो जाता है हीट करते करते, और फिर भी हीटिंग कंटिन्यू है, देन इट बिकम्स ब्लू। ठीक है, तो कलर देखो, रेड, येलो, ब्लू, हीट करते करते, ठीक है। एट लास्ट ब्लू, फिर उसके बाद तो नहीं कलर दिखने वाला है, ठीक है। व्हाइट तक देखा होगा, लेकिन उसके फर्दर भी हीट करते चले जाएं, देन इट बिकम्स ब्लू। फिर उसके बाद नहीं कोई कलर दिखने वाला है, क्योंकि कलर विजिबल रीजन में ही दिखेंगे। ओके, कलर्स विजिबल रीजन में ही दिखेंगे। उससे पहले या उससे बाद हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो विजिबल रीजन में ही कलर दिखते हैं सिर्फ। आईआर को नियर आईआर, फार आईआर भी तुम लिखा हुआ देखोगे कहीं, नियर आईआर, फार आईआर। नियर आईआर विजिबल रीजन क्या है, विवग्योर, है ना, ये विवग्योर, और ये यूवी, और ये आईआर, ठीक है। नियर आईआर किसके नियर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस, कोई लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाए, मतलब कोई लिक्विड फ्रीज होता हो या कोई सॉलिड मेल्ट होता हो, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे तुम्हें सबको पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है 1 एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, वो मेल्टिंग पॉइंट सिंपली कि जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए एट अ कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। अब इधर देखो, विवग्योर, आईआर को नियर आईआर, फार आईआर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब नियर आईआर, फार आईआर ऐसे भी तुम्हें लिखा हुआ कहीं मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। नियर आईआर किसके नियर, विजिबल के नियर, मतलब रेड खत्म होते ही जब आईआर शुरू हो, ठीक है, तो वो नियर आईआर, ठीक है। फार आईआर यानी कि जो पोर्शन उसका माइक्रोवेव की तरफ होगा, मतलब वो वेवलेंथ जो माइक्रोवेव से जस्ट पहले है, उस रीजन को फार आईआर बोलेंगे। फार किससे फार, विजिबल रीजन से फार, इस रेड पोर्शन से फार, समझ रहे हो। नियर आईआर, फार आईआर का मतलब नियर आईआर किसके नियर, विजिबल के नियर, फार आईआर किससे फार, विजिबल से फार, ठीक है। अब देखो इधर हम डिस्कस ये कर रहे हैं, तो जब आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करना शुरू करते हैं, तो हीट करते करते एक टाइम आता है वो रेड, देन येलो, देन कलर्स की बात कर रही हूं मैं, देन कलर ब्लू। बाकी तो हमें कलर दिखेगा ही नहीं, तो कलर दिखेगा ही नहीं तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कौन से फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट हो रहे होंगे। समझ रहे हो ना बात तुम लोग। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं और हमें कोई कलर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रेडिएशंस नहीं एमिट कर रहा होगा। किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, वो गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट भी कर रहा है, लेकिन हमें कोई कलर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा है। वो एमिट कर रहा होगा, लेकिन कौन से रीजन्स के एमिट कर रहा होगा, हो सकता है इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले या इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले रीजन की रेडिएशन एमिट कर रहा है, इसलिए हमें कलर नहीं दिख रहा है। विजिबल रीजन की रेडिएशन एमिट जिससे भी हो रही होंगी या जब भी हो रही होंगी, तो हमें कलर दिख रहा होगा कोई ना कोई। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही थी कि जो रेडिएशंस हैं, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और वो वेव्स हैं, तो मतलब एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में है, तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब तब तक तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब और एमिट भी वेव की फॉर्म में हो रही थी, ऐसा उन्हें पता था, ठीक है, जिन्होंने थ्योरी दी मैक्सवेल ने। लेकिन यहां देखो कलर चेंजेस, कलर चेंज,
कलर चेंज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कलर चेंज? एनर्जी एमिटेड का कलर अलग है, इसका मतलब ये तुम्हें पता है ना, विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है और लैम्डा इंक्रीज हो रही है। क्लियर है सबको? तो रेड मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन, येलो मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन, और ब्लू मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन। क्लियर है सबको? तो कलर चेंज हो रहा है मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है, रेडिएशन चेंज, कलर अलग मतलब वेवलेंथ अलग। तो अगर वेव नेचर रहा होता तो एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट और एब्जॉर्ब होती। जब कंटिन्यूअसली एमिट और एब्जॉर्ब होती तो जिस वेवलेंथ की एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है उसी वेवलेंथ की रहती, वो अलग बात थी। स्टार्टिंग में पहले डल रेड रहता है, ठीक है, देन रेड, देन येलो, ब्लू, तो सेम वेवलेंथ की ही रहती। वो अलग बात है कि इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती थी, इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती थी, लेकिन वेवलेंथ सेम ही रहती। लेकिन यहाँ वेवलेंथ चेंज हो रही है, इसका मतलब कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है। जैसे तुम ऐसे समझो कि तुम मॉल में गए हो और तुम, एक बंदा एक्सलेटर से ऊपर जा रहा है नेक्स्ट फ्लोर पे और एक स्टेयर्स से जा रहा है, ठीक है। तो जब हम एक्सलेटर से ऊपर जा रहे हैं तो एक बार जहां खड़े हो गए, ठीक है, और हम ऊपर पहुंच गए, ठीक है, कंटिन्यूअसली। लेकिन जो स्टेयर से ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर जाने के लिए वो स्टेयर चेंज कर रहा है, ठीक है, स्टेयर चेंज कर रहा है मतलब अलग स्टेयर। तो एक बंदा एक्सलेटर से ऊपर जा रहा है तो वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, ठीक है, लेकिन एक बंदा एक्सलेटर से वो सॉरी स्टेयर से ऊपर जा रहा है तो वो स्टेयर चेंज कर रहा है। तो तुम बता सकते हो दोनों में कंटिन्यूअस प्रोसेस कौन सा है और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कौन सा है? एक्सलेटर से ऊपर जा रहे हैं और दूसरा स्टेयर से ऊपर जा रहा है, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बता सकते हो कौन सा है? एक्सलेटर वाला कॉन्टिन्यूअस है और स्टेयर से जो जा रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस है। वो चाहे तुम कितनी भी स्पीड से स्टेयर से जाओ लेकिन तुम स्टेयर चेंज करोगे ही। स्टेयर चेंज करने में टाइम गैप बहुत कम हो सकता है, टाइम गैप बहुत कम हो सकता है डिपेंडिंग कि कौन कितनी स्पीड से जा रहा है, लेकिन स्टेयर चेंज कर रहे हो तो प्रोसेस तो डिसकंटिन्यूअस है ही। तो ऐसे ही जब ये कलर चेंज हो रहा है तो हमें टाइम गैप का नहीं पता चलता। रेड से वो रेड होते होते देन वो येलो हो गया, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ही कंटिन्यूअसली हुआ है, लेकिन रेड से येलो हुआ है तो पहले ऑब्वियसली रेड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन थी, अब येलो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है। तो पहले इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आ रही थी, अब इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हो रही है। तो टाइम गैप वो ऑल्दो इतना कम था कि हमें नहीं अपीयर हो रहा है, लेकिन गैप तो है ना, प्रोसेस तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी यानी कि रेडिएशंस जो हैं वो वेव्स हैं, उनका वेव नेचर है यानी कि वो कंटिन्यूअसली एमिट और एब्जॉर्ब हो, ठीक है। जैसे कि लाइट, हम आगे स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो लाइट का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस होता है, तुम लोगों को पता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है लाइट का? सबने देखा है प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास करते हैं तो विवग्योर दिखता है ना, ठीक है। तो क्या बात कह रही थी मैं अभी? हाँ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब होती, तो जिस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है उसी की रहती। लेकिन यहाँ कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है मतलब प्रोसेस इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये कलर डिफरेंट क्यों होते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये हटा दूं मैं, हटा दूं, ये ग्राफ भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये द इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर
सपोज इट इज एट टेम्परेचर T1, ठीक है, पहले तो टेम्परेचर T1, देन it is at temperature T2 and T2 is higher than T1. तो ये ग्राफ भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। अब देखो इधर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसका रिलेशन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से नहीं है। तो जब इंटेंसिटी का रिलेशन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से नहीं है तो यहाँ ये समझ ही नहीं आ रहा था कि टेम्परेचर T1, तो यहाँ ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वेवलेंथ जैसे जैसे कम हो रही है इंटेंसिटी बढ़ रही है और मैक्सिमम हो गई इंटेंसिटी, और फिर वेवलेंथ कम होती जा रही है और फिर इंटेंसिटी कम होने लग गई। इट इज एट टेम्परेचर T1 और हायर टेम्परेचर पे देखा तो अगेन ऐसा ही था, लेकिन जो पीक है वो शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स लो वेवलेंथ। तो ये ग्राफ नहीं एक्सप्लेन हो पाया। क्यों नहीं एक्सप्लेन हो पाया? क्योंकि इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो फिर ये क्या है, ये इस तरीके से क्यों वेरी कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, ठीक है। और भी फेनोमेना थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो फिर प्लैंक्स ने थ्योरी दी थी विच इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसने कहा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब या एमिट होती है, मतलब फिक्स एनर्जी के पार्टिकल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है। तो देखो फिर कैसे एक्सप्लेन हुआ ये ग्राफ, या ये एक्चुअली ग्राफ है क्या, अब तो हमें पता चल गई कि जो एनर्जी है वो एमिट या एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एनर्जी पार्टिकल्स होती है, ठीक है। और जो एनर्जी है उसका रिलेशन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से है, इंटेंसिटी से नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इंटेंसिटी से भी एनर्जी एक तरीके से रिलेटेड हो ही गई, क्योंकि जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा, ठीक है। अब देखो इधर, तो ग्राफ कैसे एक्सप्लेन हो पा रहा है, देखो इधर जब हम ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं तो उसमें रेड कलर दिख रहा है, हीट करते चले गए फिर ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। रेड कलर दिखने का मतलब है कि रेड कलर के फोटोन्स मैक्सिमम एमिट हो रहे हैं, मतलब रेड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है। समझ रहे हो बात को? जब एमिट हो रहे होंगे फोटोन्स आयरन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, जब एमिट होते हैं तो वो तो काफी सारी फ्रीक्वेंसीज के फोटोन्स एमिट हो रहे होंगे, लेकिन रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेड कलर के फोटोन्स सबसे ज्यादा, या रेड कलर वाली वेवलेंथ के एनर्जी पार्टिकल सबसे ज्यादा एमिट हो रहे हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? बताते जाओ, कहीं मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद बोलो नहीं आया समझ। इतनी बात समझते जा रहे हो? तो वो ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट को जब आप हीट कर रहे थे तो रेड कलर दिखने लगा, मतलब फोटोन्स तो काफी सारी एनर्जी के एमिट हो रहे होंगे, काफी सारी वेवलेंथ्स के एमिट हो रहे होंगे, लेकिन रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटोन सबसे ज्यादा एमिट हो रहे होंगे, इसलिए कलर रेड दिखाई दे रहा था। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड के, मतलब एक्चुअली इंटेंसिटी होती है कि पर यूनिट एरिया एक सेकंड में कितने फोटोन्स एमिट हो रहे हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं दैट इज इंटेंसिटी। बाकी इंटेंसिटी के बारे में ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो फिजिक्स में ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इधर, तो इंटेंसिटी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने ज्यादा फोटोन्स एमिट होंगे इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब किसी भी एनर्जी, कोई भी एनर्जी की फॉर्म है तो उसमें फोटोन्स जितने ज्यादा होंगे ऑब्वियसली इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सपोज टेम्परेचर T1 पर रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो थी उसके फोटोन सबसे ज्यादा एमिट हो रहे थे,
इसलिए हमें रेड कलर दिखाई पड़ रहा था, और इंटेंसिटी जो मैक्सिमम थी उस टाइम पर वो इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही थी। एज सच इंटेंसिटी का वेवलेंथ से रिलेशन नहीं है, इसलिए वो ग्राफ उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब प्लैंक ने अपनी थ्योरी दे दी, प्लैंक ने बता दिया पार्टिकल नेचर के बारे में, तो एक्सप्लेन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सभी मतलब काफी सारी वेवलेंथ के पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे, लेकिन इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल सबसे ज्यादा एमिट हो रहे थे, इसलिए इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा थी। क्लियर? हीट करते गए टेम्परेचर बढ़ता गया और ये अब T2 टेम्परेचर पे आ गए। ठीक है, तो T2 टेम्परेचर ज्यादा मतलब ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा। इतना तो उस टाइम में भी पता होगा भी, टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑब्वियसली एनर्जी तो बढ़ेगी। जब एनर्जी ज्यादा, तो उन्होंने देखा कि अब जो पीक आ रही है ना इंटेंसिटी वाली, वो कम वेवलेंथ पर, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो पता था, कम वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये λ1 हो गया, ये λ2 हो गया। तो λ2 कम वेवलेंथ मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, लेकिन इतना तो समझ में आ ही रहा था कि भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी और दिख रहा है कम वेवलेंथ, तो वहां से समझ में आ गया कि एनर्जी का जो रिलेशन है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से है। क्लियर? इसलिए कहा कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू h न्यू। तो T2 हाई टेम्परेचर पर जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो कम वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो जो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, यानी कि वेवलेंथ कम थी। इसलिए हायर टेम्परेचर पर पीक थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं? गौतम को नहीं आई। देखो इधर, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T2 इज हायर टेम्परेचर। इतनी बात तो क्लियर है कि जिस वेवलेंथ के फोटोन सबसे ज्यादा एमिट हो रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर दिख रहा है। ठीक है, सपोज ये रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, तो सबसे ज्यादा फोटोन्स रेड वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एमिट हो रहे थे, इसलिए रेड कलर दिख रहा था, और इंटेंसिटी मैक्सिमम रेड वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग। टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की, या जो वो ऑब्जेक्ट है वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो अब जो ट्रांजिशंस होंगे इलेक्ट्रॉन के उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हायर एनर्जी वाले ट्रांजिशंस काफी ज्यादा हो रहे होंगे या नहीं? हायर एनर्जी वाले ट्रांजिशंस काफी ज्यादा हो रहे होंगे। जब हायर एनर्जी वाले ट्रांजिशंस काफी ज्यादा हो रहे होंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है, तो उस उतनी एनर्जी को एमिट करके वापस आएगा या नहीं? तो हायर एनर्जी वाले ट्रांजिशंस का नंबर बढ़ गया, इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स के पास एनर्जी ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, इसलिए पीक पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो T1 लो टेम्परेचर है, T2 हाई टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स की वेवलेंथ ये है, बट हायर टेम्परेचर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स की हायर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? अब ठीक है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन और एक बात, पीक बढ़ भी गई, मतलब इंटेंसिटी बढ़ भी गई है। तो इंटेंसिटी बढ़ भी गई क्यों? पीक पीछे की तरफ शिफ्ट हुई, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पीक ऊपर आई है, और यानी इंटेंसिटी अब और ज्यादा आई है।
हायर टेम्परेचर पर? बता सकता है कोई क्यों, कि हायर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी बढ़ क्यों गई? और इंटेंसिटी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। बिल्कुल ठीक बात है, जब टेम्परेचर रेज हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हायर एनर्जी के तो हो रहे हैं साथ में, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस भी तो बढ़ गए होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गेटिंग एक्साइटेड वो भी तो बढ़ गया होगा। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा फोटोन्स एमिट होंगे, ज्यादा फोटोन्स एमिट होंगे तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज्यादा आएगी कि नहीं? बिल्कुल ठीक। तो समझ गए तुम लोग इस ग्राफ को? तो ये ग्राफ बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से उस टाइम पे, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आगे कई सारी चीजें भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, फिर प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी और फिर प्लैंक थ्योरी से तो एक्सप्लेन हो ही रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम एनर्जी को ये समझें कि वो एब्जॉर्ब और एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फिक्स एनर्जी, ठीक है, तो ये चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। तो मतलब जो एनर्जी है दैट ऑल्सो पजेस ड्यूअल नेचर। आगे हम पढ़ने वाले हैं, या जहां तक है तुमने सुना भी होगा कि मैटर पजेस ड्यूअल नेचर, ठीक है, बट एनर्जी ऑल्सो पजेस ड्यूअल नेचर, ठीक है। काफी सारे फेनोमेना जो है एनर्जी के वो वेव नेचर पे एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन कई सारे फेनोमेना उसके पार्टिकल नेचर पर एक्सप्लेन होते हैं। तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स विच आर नोन एज क्वेंटा, या एनर्जी इज क्वेंटाइज्ड, ठीक है। एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स एनर्जी के हैं। क्लियर है ये? क्वेंटाइज्ड मतलब, क्वेंटाइज्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, क्वेंटाइज्ड मतलब फिक्स, फिक्स एनर्जी। क्वेंटाइज्ड मींस फिक्स्ड एनर्जी। क्लियर है? ये बच्चे कैसे कम हो गए आज? स्क्रीन ब्लर आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है? अभी भी ब्लर है? चलो हो गया। ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेनोमेना विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो अभी मैंने तुम्हें ग्राफ बताया था, इस ग्राफ से क्वेश्चन बस सीधे सीधे ऐसे हो सकता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा वो, T1 T2, T2 इज हायर देन T1, या किसी को भी वो लो हाई कह सकता है, ठीक है। तो उसमें कभी वो पीक दोनों सेम पोजीशन पे कर देगा, कभी हाई टेम्परेचर वाली पीक राइट साइड कर देगा, कभी हाई टेम्परेचर वाली पीक लेफ्ट साइड कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। किसी में वो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ और किसी में इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी बना के दिखा देगा। तो तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए ग्राफ क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। जैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीक कम वेवलेंथ की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अगर वो फ्रीक्वेंसी के वर्सेस बनाने लगे तो फिर पीक राइट साइड चली जाएगी। क्लियर है? तो वो ऐसे ग्राफ में तुम्हें कंफ्यूज करके ऑप्शंस बना के पूछ सकते हैं, तो ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ जाओ। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है और तुमने देखा है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब सभी की आयनाइजेशन एनर्जी लो होने लगती है। तो फर्स्ट ग्रुप मेटल्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देते हैं, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। पढ़ा है यानी सबने? ठीक है। तो वो तो होता है आयनाइजेशन। तुमने पढ़ा आयनाइजेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन निकला और कहाँ चला गया, सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे यानी कि इंफिनिटी पे चला गया, ठीक है। अच्छा, कोई आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताएगा?
आयनाइजेशन में जो हम इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात करते हैं, ऑब्वियसली कंप्लीटली रिमूवल, लेकिन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये सोडियम गैसियस एटम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, कंप्लीटली निकल गया, इन्फिनिटी पे पहुंच गया, इन्फिनिटी पे पहुंच गया का मतलब ये कंप्लीटली रिमूव हो गया, बिल्कुल एटम के इन्फ्लुएंस से, एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली बाहर हो गया। बट गैसियस एटम, ऑलवेज रिमेंबर, कभी नहीं आयनाइजेशन एनर्जी में ये टर्म लगाना भूलना कि फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एटम नहीं, ठीक है। अगर फ्रॉम एटम कहोगे तो सोडियम तो क्या है, सॉलिड है, तो क्या सॉलिड मेटल से निकल रहा है, नहीं, गैसियस एटम से निकलता है, ठीक है। ये आयनाइजेशन हो गया, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो तुम देखते हो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, किसी ग्रुप में जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना इजी होता जा रहा है, और फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी इजी होता है। तो यही देखा गया कि कुछ मेटल्स जैसे कि इवन फर्स्ट ग्रुप के लगभग सभी, लिथियम, पोटेशियम, लिथियम के लिए तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनके ऊपर अगर सनलाइट फॉल होती है, लाइट फॉल होती है, पर्टिकुलर रेडिएशंस की लाइट फॉल होती है, तो इनसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फोटो, फोटो रिप्रेजेंट्स लाइट, फोटो रिप्रेजेंट्स लाइट। तो मेटल ऑब्जेक्ट्स पर जब लाइट फॉल होती है ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और फोटोवोल्टेइक सेल्स में यही फेनोमेना यूज होता है, फोटोवोल्टेइक सेल्स में यही फेनोमेना यूज होता है। तो जैसे ये मेटल सरफेस, फॉर एग्जांपल सीजियम है सपोज, इस पे लाइट फॉल हो रही है ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू। तो जब इस मेटल ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसमें से एमिट हुए, इसमें से निकले इलेक्ट्रॉन, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कैसे पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है? इन्होंने एक सेल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, ये कैथोड, ये एनोड, ठीक है, इसे कनेक्ट किया, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये जो कैथोड है इस पे सीजियम की कोटिंग कर दी। किसकी कोटिंग कर दी? सीजियम, मतलब कैथोड कह लो कि सीजियम की ले ली, ठीक है। तो जब इस पर कैथोड पर इन्होंने फॉल करवाई लाइट ऑफ हाई एनर्जी, ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? कैथोड पे हाई एनर्जी रेडिएशंस फॉल हो रही हैं, लाइट एनर्जी फॉल हो रही है, तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, मतलब करंट पास हो रही है, और करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या चाहिए? चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, चार्ज, चार्ज मतलब कौन से पार्टिकल्स होंगे यहाँ? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब सीजियम से, यानी कि इस मेटल कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल कर ये कहाँ जा रहे हैं? एनोड की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये करंट प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर यही चीज, यही फेनोमेना फोटोवोल्टेइक सेल्स में यूज होता है। फोटोवोल्टेइक सेल में ऐसी मेटल लेते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सके, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो मेटल पर जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस फॉल होती हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, इसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। पहले बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? ठीक है, ओके,
लेकिन ये भी देखा गया कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अगर स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस को, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए फॉलिंग रेडिएशंस की, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पा रहा है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अगर फॉल हो रही है मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस को, तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। बट उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे। इट मीन्स एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस तो चाहिए ही चाहिए फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात भाई? मैं इसीलिए तुम्हें आयनाइजेशन से रिलेट करके बता रही हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की अगर तुम बात करो, रिमेंबर आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन की बात कर रही हूं तो फ्रॉम गैसियस एटम, बट यहां जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो सॉलिड मेटल से ही हो रहा है। इसलिए यहां जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, बोथ आर नॉट इक्वल इवन फॉर सेम मेटल। इक्वल नहीं है, लेकिन जो रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी का है डाउन द ग्रुप, वही इस एनर्जी का रहेगा डाउन द ग्रुप। इसलिए इससे समझा रही हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों को पता है कि किसी भी मेटल के लिए या किसी भी एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी एक फिक्स वैल्यू है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए इतनी एनर्जी तो चाहिए ही, जिसे तुम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो या नहीं। ठीक है, सपोज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 540 किलो जूल पर मोल है सोडियम की। तो अगर तुमने 500 किलो जूल पर मोल भी दी, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे क्या एक मोल से? या एक एटम के लिए ले लो, सपोज x जूल पर एटम है, यानी कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकलने के लिए, एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकलने के लिए x जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन तुमने दी एनर्जी लेस देन x जूल, तो क्या उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या वो एटम आयनाइज होगा? नहीं हो सकता ना। तो सेम ही यहां पर कि मेटल को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी चाहिए ही चाहिए फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो राइट द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बाकी का कल करेंगे, सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख लो आज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम एनर्जी, sorry, the minimum frequency which is required for the metal, the minimum frequency which is required for the metal for ejection of electron from its surface is known as threshold frequency. बना लो, डायग्राम बना लो। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल के लिए उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए अलग अलग होगी, हर एक मेटल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, अभी वर्क फंक्शन बताती तब मैं ये बात करती। ठीक है, तो न्यू नॉट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स।
एंड इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, हर एक मेटल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है और सभी के लिए डिफरेंट होगी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होती जा रही है और ऑब्वियसली डिफरेंट है डिफरेंट एटम्स के लिए। ठीक है, वो तो बाय चांस है, बाय चांस की नहीं दो एटम की सेम हो जाए तो, है ना, बाकी वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी। सेम ही ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नो नो नो, फ्रीक्वेंसी का इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी कम या ज्यादा तुम दे रहे हो, लेकिन उसे तो अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसे कम एनर्जी चाहिए होगी, वो तो तुमने अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ा दिया। समझ रहे हो ना, इफ यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर देन यू हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन उसे जितनी एनर्जी चाहिए, उसे अगर एक्स जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए तो एक्स जूल ही एनर्जी उसे चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होएगा, इफ यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर मीन्स यू हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन बढ़ जाएंगे, है ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही चाहिए। मतलब अगर तुम 100 रुपए लेके जाते हो दुकान पे तो भी लेज का जो एक 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है वो 10 रुपए का ही है। अगर तुम 1000 रुपए लेके जाते हो तो भी वो जो 10 रुपए का लेज का पैकेट है वो 10 रुपए का ही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जेब में पैसे ज्यादा हैं तो वो लेज का जो पैकेट है उसका क्या कहते हैं, उसका कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना ये बात?